हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज था एक 9 अक्टूबर और है संडे। गाइस आज हम कुछ ऐसी बॉडी एजेंसीज एग्जीक्यूटिव्स जुडिशियल बॉडीज के बारे में देखेंगे जो इस हफ्ते न्यूज़ में रही हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमेशा पीवाईक्यू में जो प्रीलिम्स होता है और एज वेल एज हमारा जो मेंस होता है उसमें क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्योंकि गाइस आज जो द हिंदू है उसमें बहुत कम न्यूज़ आई हैं और न्यूज़ भी ऐसी आई हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस हफ्ते में जो भी बॉडी आई हैं, जो भी बॉडी में चेंज देखने को मिला है, जिनके ऊपर भी न्यूज़ आई है, उन सारी बॉडी को हम कवर कर लेंगे। क्योंकि पीवाईक्यू में जो देखे गए हैं वो इन बॉडीज से क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की न्यूज़ इस हफ्ते की ये थी कि जो इंडिया और यूएन के डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स देखने को मिले हैं वो 5th एनिवर्सरी हो गई है कि इंडिया ने उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा है। तो पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्पज है जिसका कि वो मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, डेवलप करती है रिलेशंस अमंग द नेशंस। जो उसमें कंट्रीज हैं, जो मेंबर स्टेट हैं, उनके बीच में रिलेशंस को ये अच्छा बनाती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करती है और सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन का हेडक्वार्टर आपको इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिल जाएगा एंड हैज़ अदर मेन ऑफिसेज इसके जेनेवा, नैरोबी, वियना, द हैग में देखने को मिल जाएंगे। जो कि हैग क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का होम है। यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। इसका एम था कि ये जो प्रिवेंट करेगा फ्यूचर वार जो हैं, यानी कि फ्यूचर वार ना हो, उसको लेकर इसको बनाया गया था। इससे पहले जो बॉडी थी जो काम करती थी इसकी जगह पे वो थी लीग ऑफ नेशंस, जो करेक्टरिस्टिक्स एज इनइफेक्टिव, यानी कि अब क्या है वो इफेक्ट में नहीं है। ऑन 25 अप्रैल 1945 में 50 गवर्नमेंट्स मिली सैन फ्रांसिस्को में, एक कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसके अंदर ड्राफ्ट निकाला गया यूएन चार्टर का, जिसको अडेप्ट कर लिया गया 25 जून 1945 में, 25 जून 1945 में। और वो इफेक्ट में कब आया, 24 अक्टूबर 1945 में। तो इसका मतलब क्या है कि 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन बन चुका था। जब यूनाइटेड नेशन बिगिन हुआ, उसका ऑपरेशन बिगिन हुआ, तो उसके चार्टर को लेकर, उसके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को लेकर बात चली। और उसके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड की गई जैसे पीस, इंटरनेशनल पीस बनाए रखेगा, सिक्योरिटी बनाए रखेगा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराएगा किसी कंट्री को, प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करेगा। जब इसको फाउंड किया गया था तो यूएन में उस टाइम पे 51 मेंबर स्टेट थे, जिसके अंदर साउथ सूडान ने 2011 में ऐड हुआ है, साउथ सूडान इसमें। जो इसके मेंबरशिप है वो इस टाइम पे प्रेजेंट में 193 मेंबर्स कंट्रीज हैं, रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड्स की 100 स्टेट्स को। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन था जो वर्ल्ड पीस लाई जाए, क्योंकि बहुत दिन पहले क्या हो गया था, कुछ उससे डिकेट्स पहले ही कोल्ड वार देखने को मिला था यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन में, तो उसके बाद इसको बनाया गया था एंड देयर रिस्पेक्टिव अलायंस में। इसका मिशन ये था कि प्राइमरी क्या करें, मिलिट्री ऑब्जर्व्स करें, हर कंट्रीज की मिलिट्री को ऑब्जर्व करें, उनके ट्रूप्स को, और उनको मॉनिटर करें, रिपोर्ट करें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें रोल्स में। यूएन मेंबरशिप ग्रो सिग्निफिकेंटली फॉलोइंग वाइड स्प्रेड डीकोलोनाइजेशन बिगिनिंग 1960, यानी कि इसकी बहुत तेजी से कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सिंस देन 80 फॉर्मल कॉलोनीज हैव गेन्ड इंडिपेंडेंस, इंक्लूडिंग 11 ट्रस्ट territories that have been monitored by the Trustees Council. By the 1970s, यूएन बजट इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ने स्पेंड किया है पीस कीपिंग पर सबसे ज़्यादा। और एंड ऑफ कोल्ड वार्स यूएन ने शिफ्ट किए हैं अपने जो फील्ड हैं ऑपरेशंस को, उनको कॉम्प्लेक्स टास्क में वो लेकर सीख गई है। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ज़रूर याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशिया और स्पेनिश। टाइप ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यानी कि हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो जाकर इससे इसमें बात रखती हैं अपनी। मेंबरशिप्स की 193 मेंबर स्टेट है और 2 क्या है इसके ऑब्जर्वर स्टेट है। एस्टेब्लिश हुआ था यूएन चार्टर जब साइन हुआ था 26 जून 1945 में, और चार्टर को फोर्स में लाया गया 24 अक्टूबर 1945 में। अब एक जो बॉडी इस हफ्ते और न्यूज़ में आई है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जो G5 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में मीट हुई थी
और उसने बताया था कि इंडिया क्या चाहता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। तो G5 कंट्रीज में आपको ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएँगे। तो इनकी मीट में ये बताया था कि इंडिया को लाने पर बात चल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में। क्योंकि इंडिया में उसको, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया आ गया परमानेंट मेंबर में, तो उसको एक वीटो पावर मिल जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, जो सिर्फ़ उन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स पर है। एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखने को मिल जाएगा। और इसको चार्ज किया गया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाया जाए, सिर्फ इसके द्वारा। और इसको रिकमेंड किया गया था यूएन मेंबर्स के द्वारा जनरल असेंबली में कि इसको बना लो। एंड अप्रूव किए गए इसमें चेंज इन यूएन चार्टर में, यानी कि इसमें कुछ चेंजिंग भी की गई यूएन चार्टर के द्वारा। इट्स पावर इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट, पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाता है, इंटरनेशनल सैंक्शंस को लगाता है और मिलिट्री एक्शंस को मोबालाइज करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी यूएन बॉडी है जो ऑथोराइज की गई है एक रिजोल्यूशन के द्वारा, जो मेंबर स्टेट्स लाए थे। लाइक द यूएन एज अ होल, सिक्योरिटी का काउंसिल्स को भी क्रिएट किया गया वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। कि इससे पहले जो एजेंसी, जो बॉडी काम करती थी इस चीज़ को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काम को, वो थी लीग ऑफ नेशंस, जो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करती थी। इसका फर्स्ट सेशन 17 जनवरी 1946 में हुआ, लेकिन लार्जली पैरालाइज हो गई थी। फिर इसको कोल्ड वार के बाद ये इफेक्ट में आ गई, जब कोल्ड वार छिड़ा यूएस और सोवियत यूनियंस के बीच में। इसका इंटरवेंशन नॉर्थ कोरिया कोरिया वॉर में भी देखने को मिल जाएगा, कॉन्गो क्राइसिस में। और पीस कीपिंग लाए हैं मिशंस किस चीज़ में, साइप्रस में, वेस्ट न्यू गिनी में और सिनाई पेनिसुला में। जब सोवियत यूनियन को कोलैप्स मिला, यानी कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स चलाए गए बहुत ज़्यादा स्केल्स पर। सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या चलाए, स्केल चलाए, मिलिट्री पीस कीपिंग मिशन चलाए कुवैत में, नामीबिया में, कंबोडिया में, बोस्निया में, हर्जेनगोवियन में और रवांडा में, सोमालिया में, सूडान में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको 15 मेंबर देखने को मिलेंगे, 5 इसमें परमानेंट मेंबर है। इसमें इंडिया को लाने की बात चल रही है परमानेंट मेंबर में। चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके और यूएस इसमें परमानेंट देखने को मिल जाएंगे। ग्रेट पावर्स विक्टर्स ऑफ एन वर्ल्ड सेकंड्स देयर सक्सीजर स्टेट। परमानेंट मेंबर के पास क्या होती है, एक वीटो पावर होती है, जिससे वो किसी भी क्वेश्चंस को सब्सटेंटिव सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ना कर दी तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो जाएगा। इंक्लूडिंग दोज ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट टू द यूनाइटेड नेशन नॉमिनी फॉर द ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी जनरल, veto right does not carry over into any general assembly or emergency special sessions of the general assembly। वीटो पावर किसी के पास नहीं होती, सिर्फ इन परमानेंट मेंबर के पास होती है। अदर 10 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं रीजनल बेसिस पर 2 साल के लिए। बॉडी की प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है उनके मेंबर्स के बीच में। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1945, यानी कि जिस साल क्या हुआ था, ये यूनाइटेड नेशन बना था, उसी साल ये बन गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। टाइप एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। लीगल स्टेटस इसका ये एक्टिव है इस टाइम पे। मेंबरशिप इसकी 15 कंट्रीज है, जिसमें परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस देखने को मिल जाएंगे। नॉन परमानेंट मेंबर्स के अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात्स देखने को मिल जाएगी। इसकी प्रेसिडेंसी इस टाइम पे क्या है, फ्रांस में देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट बॉडी कौन सी है। तो नेक्स्ट बॉडी है एनआईए। एनआईए इस हफ्ते बहुत न्यूज़ में रहा है, क्योंकि एनआईए ने क्या किया था, पीएफआई को पर जांच करी थी एनआईए के द्वारा, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको 28 सितंबर 2022 में क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है 5 ईयर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इसलिए हमें एनआईए को जानना है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, ये काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स बनाई गई है इंडिया में, कि टेररिस्ट को क्या करेगी, काउंटर करेगी। एजेंसी को एम्पावर किया गया है कि इन्वेस्टिगेशंस करेगी टेरर रिलेटेड क्राइम्स, जो भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उनको ये इनकी एक इन्वेस्टिगेशन करेगी। स्पेशल परमिशन दी गई है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। एजेंसी को एग्जिस्टेंस में लाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा। ये एक स्टेचुरी बॉडी देखने को मिल जाएगी। ऐसी बॉडी जो एक्ट से बनती है उन्हें स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं, और ऐसी बॉडी जो एक्ट से नहीं बनती उन्हें नॉन स्टेचुरी बॉडी बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था 31 दिसंबर 2008 में। जो पास किया गया था दिल्ली 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसके बाद इसको बनाया गया था टेरर को काउंट करने के लिए। सच एन अटैक रिवील द फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी टू ट्रैक सच एक्टिविटी बाय एग्जिस्टिंग एजेंसीज इंडिया।
हेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज़ किया कि हमें एक ज़रूरत है एक बॉडी की जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखे इंडिया में। फिर एनआईए को एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली, एनआईए के अदर ब्रांचेस आपको हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इम्फॉल में देखने को मिल जाएगी। ये मेंटेन करता है एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट को। इसके फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआई थे राधा विनोद राजू, जो इन्होंने सर्व किया था 31 जनवरी 2010 तक। करंटली इसके दिनकर गुप्ता क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, जिनको 28 जून 2022 में अपॉइंट किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसको फॉर्म किया गया था 2009 में। इसके एम्प्लॉयज़ आपको 649 देखने को मिल जाएंगे। एनुअल बजट इसका 182 करोड़ आता है। और फेडरल एजेंसी इंडिया में काम करती है। इसका जुरिडिक्शन इंडिया में रहता है। ऑपरेशनल जुरिडिक्शन इसका इंडिया में है। लीगल जुरिडिक्शन भी इसका इंडिया में है। गवर्निंग बॉडी इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल करती है। और इसका जनरल नेचर क्या है, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट देखने को मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसके इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रहती है, अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एनआई के बारे में हमने सब कुछ डिटेल में जान लिया। अब हम सीबीआई के बारे में जानेंगे। सीबीआई का भी ये काम रहा है इस हफ्ते कि उसने पीएफआई के ऊपर क्या करा है, इसने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करी है। तो हमें सीबीआई के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिंग एजेंसी है जो इन्वेस्ट करती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करती है इंडिया के अंदर। ये ऑपरेट्स करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर आती है। इसको ओरिजिनली सेटअप किया गया था ये इन्वेस्टिगेट करे करप्शंस को लेकर। इसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में काम दिया गया है, करप्शंस को ये इन्वेस्टिगेट करे। 1965 में इसका जो जुरिडिक्शन है वो बढ़ा दिया गया था। सेंट्रल लॉ से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी ब्रांचेस बढ़ा दी थी। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस में भी अब ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। Agency has been known to investigate several economic crimes, special crimes, cases of corruptions and other cases को भी देखती है। सीबीआई को प्रोविजंस में लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा। सीबीआई इंडिया की ऑफिशियल डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इंटरपोल के साथ। सीबीआई का हेडक्वार्टर आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा, नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो ये फॉर्म हुई थी 1963 में बाय रिजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। एक रिजोल्यूशन लाई थी उसके द्वारा। इसका जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्टिबिलिटी और इंटीग्रिटी। एम्प्लॉयज इसमें 7274 देखने को मिल जाएगा, एक्चुअल 6391। और इसका एनुअल बजट बजट 911 करोड़ आता है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव सुबोध कुमार जायसवाल जो इसके डायरेक्टर जनरल है। पेरेंट डिपार्टमेंट जिसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब हमें जो नेक्स्ट बॉडी बननी है वो भी बहुत न्यूज़ में आती रहती है, ईडी। ईडी के बारे में हमें पढ़ना है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर की बात करें या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि इकोनॉमिक क्राइम्स देखती है इंडिया के अंदर। ये पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये कंपोज करती है ऑफिसर्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी इसमें ऑफिसर आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से भी, और आईएएस भी इसमें क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं उनके अपने अपने कैडर से। ओरिजिन हुआ था ईडी का 1 मई 1956 में, जब एनफोर्समेंट यूनिट्स को फॉर्म किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये उस टाइम पे आती थी। एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशंस को देखकर और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था 1947 में। 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। संजय कुमार मिश्रा फॉर्मल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली अपॉइंट किए गए थे ईडी के चीफ। जो रैंक देखने को मिली थी इनकी सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 2018 में। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसका काम क्या है, काम इसका वही है, एक्सचेंज को देखेगा, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को देखेगा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को देखेगा। फॉर्म किया गया था इसका 1 मई 1956 में। लीगल पर्सनैलिटी गवर्नमेंट एजेंसी है। ऑपरेशन जुरिडिक्शन इसका इंडिया के अंदर है। गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्न करती है। और इसका काम क्या है, इसका काम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को देखना और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है इसके, संजय कुमार मिश्रा इसके डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट है जो IRS है। और इसकी पेरेंट एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब नेक्स्ट बॉडी जो है वो है एक जुडिशियल बॉडी। वो क्या है हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी जानना है। ये पॉलिटी का भी क्या है, एक आपको देखने को मिल जाएगा।
टॉपिक। एक सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका 124 आर्टिकल में जिक्र देखने को मिल जाएगा। मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसका फाइनल डिसीजन सारे के सारे लीगल मैटर में पर्सनल लॉ को छोड़कर क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और इसका जुडिशियल रिव्यू पे भी इसकी साथ पावर देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसकी इस पे पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड एंड चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 34 जजेस देखने को मिल जाएंगे। इसकी एक्सटेंसिव पावर इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, एपिलेट और एडवाइजरी जुडिक्शंस के अंदर इसकी पावर आती हैं। एज द एपेक्स एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इंडिया के अंदर, ये एपेक्स कोर्ट है और मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इंडिया के अंदर। It takes up appeals primarily against verdicts of high courts of various states of union and the other courts and tribunals। से ये क्या होता है, अपील करता है कि उनके केसेस को भी अपने अंदर क्या कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। इसके लिए रिक्वायर्ड है सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन द वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। इसका फंक्शन क्या है, एक तो फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स के सेटल करता है, उनके सेफगार्ड देता है उन्हें। फंडामेंटल राइट्स का क्या है, सेफगार्डर है। और ये डिस्प्यूट देखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की, स्टेट्स गवर्नमेंट की वर्सेस अनदर स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के भी डिस्प्यूट ही दिखता है कंट्री के अंदर। इसको रेफर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एडवाइजरी कोर्ट है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स बाइंडिंग्स ऑन ऑल कोर्ट्स। जो भी लॉ बनाता है सुप्रीम कोर्ट वो बाध्य हैं, यानी कि हर कोर्ट्स को उन्हें बाइंड, यानी कि हर कोर्ट्स को उन्हें मानना पड़ेगा all levels पर within India and also by all of a union and state government. As per the article 142 of the constitution, ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट की कि वो डिक्लेयर करे सुप्रीम कोर्ट से और उनसे क्या करे, कंसल्ट करे किसी भी केसेस पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल के द्वारा हाईएस्ट कोर्ट की अपील दी गई थी सिंस 28 जनवरी 1950 में। तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था अक्टूबर 1 1937 में, यानी कि आज़ादी से भी पहले। जुरिडिक्शन इसका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली में। और मोटो क्या है इसका, वेयर देयर इज एन राइटिनियस एंड मॉरल ड्यूटी देयर इज एन विक्ट्री। कंपोजिशंस मेथड्स क्या है इसका, कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया से इसके क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम से। अथोराइज किया गया है इसका आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये मेंशंस देखने को मिल जाएगा। जज टर्म लेंथ की बात करें तो मैंडेटरी रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज। नंबर ऑफ पोजिशंस में 34, 33 प्लस 1 प्रेजेंट स्ट्रेंथ इसकी देखने को मिल जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम पे उदय उमेश ललित है, जो कि 27 अगस्त 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था। अब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लिया, तो अब थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हाईएस्ट कोर्ट है एपेलेट ज्यूरिडिक्शंस का। ये हर स्टेट में देखने को मिल जाएगा, यूनियन टेरिटरी में भी इंडिया के। हावेवर हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन है, ओनली इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट आर नॉट ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू ट्राई सच मैटर्स टू लेक ऑफ इन पेक्यूनियरीज टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। यानी कि सबऑर्डिनेट्स कोर्ट अगर किसी सिविल और क्रिमिनल मैटर को नहीं देख पाए तो वो हाई कोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में ऑल्सो एंजॉय ओरिजिनल जुडिक्शन भी देखने को मिल जाएगा कुछ केसेस में। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है कि सिर्फ जो मैटर है वो सिर्फ हाई कोर्ट में उनकी फर्स्ट अपील होगी। तो इसके अंदर कुछ ओरिजिनल जुडिक्शंस की पावर है हाई कोर्ट के पास इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और यूनियन लॉ। वर्क ऑफ द मोस्ट हाई कोर्ट्स प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। ज़्यादातर जो हाई कोर्ट्स का काम है वो लोअर कोर्ट से जो अपील आती है उनको देखता है, पेटिशंस को देखता है, रिट पिटिशंस को इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिट जुरिडिक्शन इज आल्सो एन ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो रिट जुरिडिक्शन है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी देखने को मिल जाएगा हाई कोर्ट का। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू इन जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स प्रिसाइड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशन जजेस। ही इज नॉन as district judge when the presides over in civil cases and such session judge when he preside over in criminal cases। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी देखने को मिल जाएगी हाई कोर्ट जजेस की। बिलो हिम देयर आर कोर्ट्स ऑफ सिविल जज जुरिडिक्शंस नोन बाय डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट स्टेट्स में इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स आर बाउंडेड बाय द जजमेंट एंड द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडिंग्स। जो भी क्या होगा सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा उसको सब कोर्ट्स को मानना पड़ेगा।
अब हमने हाई कोर्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट बॉडी है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। क्योंकि अभी आर वेंकटरमणि को क्या किया गया है प्रेजेंट में, 1 अक्टूबर 2022 में अटॉर्नी जनरल उनको अपॉइंट किया गया है, तो हमें इसको भी डिस्कस करना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, ये एक इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर है, जो चीफ एडवोकेट है कोर्ट्स के अंदर। यह अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूनियन कैबिनेट के कंसल्ट पर। इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएगा। और ये होल्ड ऑफिस करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा जब तक ये ऑफिस में रहेगा। दे मस्ट बी एन पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, योग्य हो। हैंस दे हैव मस्ट हैव बीन जज होना चाहिए वो हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, या एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए। इमिनेंट जुरिडिक्शंस इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की नज़रों में भी अच्छा जुरिस्ट होना चाहिए। आर वेंकटरमणि एक करंटली अटॉर्नी जनरल इंडिया के हैं। ही सक्सीड्स टू द ऑफिस एज द 16th अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेंगे अभी 1 अक्टूबर 2022 से। इनके जो प्रीडिसर्स हैं यानी कि इनसे पहले कौन थे, तो थे के वेणुगोपाला। इनके पावर और फंक्शंस की बात करें तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देना, और अगर प्रेसिडेंट कह दे कि इस मैटर पे एडवाइस दो तो उस मैटर पे भी एडवाइस दे देता है। यही क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इसका काम होता है अटॉर्नी जनरल का। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। टाइप की बात करें तो जुडिशली इंडिया के अंदर आता है। एब्रीविएशन इसकी एजीआई है। रेजिडेंस का न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अपॉइंटर इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। टर्म लेंथ इसकी पर डिस्क्रिशनरी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा या जब तक ऑफिस में रहेगा। कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 28 जनवरी 1950 में। फर्स्ट होल्डर कौन थे इसके, एमसी सतलवल। डिप्टी कौन है इसके, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लिया, अब जान लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो एडवोकेट जनरल ऑफ एन स्टेट एक सीनियर ऑफिसर है लॉ का, यानी कि हर स्टेट में इसको अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। सम कॉमन लॉ और हाइब्रिड जुरिडिक्शन ऑफिसर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन लीगल एडवाइजरी द गवर्नमेंट एंड एनालॉग टू द अटॉर्नी जनरल इन ऑर्डर कॉमन लॉ एंड हाइब्रिड जुरिडिक्शन बाय कॉन्टेस्ट इन द यूरोपियन यूनियन एंड सम कॉन्टिनेंटल यूरोपियन जुरिडिक्शंस। न्यूट्रल लीगल एडवाइजर देखने को मिल जाएगा सारे कोर्ट्स का। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स को ये करता है, एडवाइस करता है। इन इंडिया एडवोकेट जनरल एक लीगल एडवाइजरी है। ये लीगल एडवाइजरी बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, लीगल एडवाइजर करता है। पोस्ट को क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो कोरिस्पॉन्ड्स करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर कौन अपॉइंट करता है, जो एडवाइजरी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो अटॉर्नी जनरल। और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को कौन देता है एडवाइस, वो एडवोकेट जनरल। गवर्नर ऑफ ईच स्टेट सेल अपॉइंट पर्सन, उसे कौन अपॉइंट करता था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट। और इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर करता है सिर्फ। और ऐसा होना चाहिए वो आदमी जो क्वालिफाइड हो एज अपॉइंटेड जज इन द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के लिए वो क्वालिफाइड जज होना चाहिए। उसका कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, और नो अपर एज लिमिट इसमें देखने को मिल जाएगी एडवोकेट जनरल को लेकर। अब हमने इन सब बॉडी के बारे में जान लिया। तो गाइज आज यही बॉडी थी जो इम्पोर्टेंट थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।